जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नया दौर के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। प्रोग्राम में मेरे साथ होंगे इसार राना, ताहिर मलिक। और आज सबसे पहले अगर बात की जाए, गैर सियासी बात की जाए, तो दिल बहुत अफसरदा है क्योंकि कल रात को जो शाहीनों की परफॉर्मेंस हम सब ने देखी है, पूरी कौम इस उम्मीद में थी कि शायद हम नरेंद्र मोदी को एक अच्छा तोहफा देंगे, लेकिन वो तोहफा किसी और ही सूरत में चला गया। इस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन उसके साथ साथ सियासी खबरों में अगर बात की जाए तो सहाफ़ी तंजीमों के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नज़र नहीं आ रही। इससे पहले हतक की इज़्ज़त बिल जो है उसको पेश किया गया था, लेकिन आज उसका गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इससे पहले जो हर्जाना था वो 30 लाख रुपए तक था, लेकिन अब गज़ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो उसके बाद क्या हिकमत अमली होगी? और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी रिएक्शन आ गया है, जिसमें गवर्नर पंजाब का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी सहाफ़ियों के हवाले से इस तरह के इक़दाम नहीं किए हैं और हमेशा हम बात करते हैं हक़ के आज़ादी राय रही के हवाले से बात की जाती है, हम कभी भी इस तरह की चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आखिर गवर्नमेंट को ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आई थी? और इसी के साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी एक नया काम किया जा रहा है और वह है फायर वॉल लगाई जा रही है। तमाम तर सोशल अकाउंट्स जो हैं उन पर चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा और इस बात को भी चेक किया जाएगा कि कोई भी ऐसा प्रोपेगेंडा ना फैलाया जाए जो हुकूमत या रियासत के ख़िलाफ़ हो। तो आज बढ़ते हैं, हम ताहिर मलिक से जानते हैं और इसार राना से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या क्या राय रखते हैं। ताहिर मलिक साहब, सबसे पहले तो कल रात को जी बड़ी अफसरदगी का आलम था, पूरी कौम इस बात पे खुश थी, पूरी उम्मीद थी कि चलें कुछ और तो नहीं हो रहा, लेकिन क्रिकेट के मैच में तो इंशाल्लाह हम बहुत कुछ करेंगे। लेकिन कल की परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं आप? मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान में जो क्रिकेट से देखें, मायूसी हमेशा मोहब्बत जिससे आपको वहीं पे आप मतलब एक्सपेक्टेशन से बात होती है ना, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो मजबूरी मिजाज है, वैसे ही सोसाइटी में जो महंगाई है, गर्मी है, जो होपलेसनेस है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, बड़ी देर से हम मुस्कराए नहीं, खुश नहीं हुए, तो उसमें मेरे लिए कोई ना कोई खूब थी। और 2 मैचेस ने तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को, जितना मैं अपनी उम्र में आपसे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हूँ, मैंने पाकिस्तान को एज ए इज्तमाही ग्रुप इतना डिप्रेस कभी नहीं देखा। मेरा ख्याल ये 2 शामें पाकिस्तान की, शायद मेरी 8-9 साल उम्र थी जब 71 हुआ है, मुझे उस तरह की फीलिंग हुई। हालांकि मैं बहुत बच्चा था, मतलब मैं कोई ड्रामेटाइज नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे अपना बाप सामने आ जाता है, माँ सामने आ जाती है, अपने चचा सामने आ जाते हैं, क्योंकि 71 में वो कुछ बातें इस तरह की करते थे जैसे बहुत एक दुख की चीज़ है। मुझे समझ नहीं आती थी कि ये क्या पाकिस्तान है और किस तरह ये टूट गया। तो मैं समझता हूँ जो मैं कमेंट असल करना चाह रहा हूँ, मैंने बड़ा इस पर गौर किया कि मसला क्या है। जो 2 मैचेस हैं, इससे पहले मैचेस देखे हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी जो सोसाइटी है, जो पाकिस्तानी समाज है, हम वो उस तरह का करैक्टर, उस तरह का ब्रेन, उस तरह की टफनेस नहीं पैदा कर पा रहे जो दुनिया के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे चाहिए। 2024 का जो स्पोर्ट्स मैन है ना, पाकिस्तान वो माइंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा। ये किसी सूरत, मैं क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं, वो आप राना से पूछिएगा, मैं जो कॉमन सेंस से बता रहा हूँ, पाकिस्तान टीम कल 100% सुपीरियर थी इंडिया से, मगर इंतहाई इन्फीरियर थी मेंटली, शिकस्त खुर्दा, उदास, दुखी, शर्मिंदा। जब आप साइकोलॉजिकली हारते हैं तभी आप हारते हैं। राना साहब, इतनी ट्रेनिंग दी गई, काकू लेकर गए वहाँ पर, मैंने देखा पत्थर उठा के कभी दौड़ रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, उसके बावजूद कल हम हार गए। जनाब क्या हुआ? वो पत्थर का क्या, वो गेंद की बात करो, पत्थर के बीच में सर वो पत्थर उठा के तो जा रहे थे, मैं तो यही अजीब सवाल करती हो आप। देखें, बात सुने, बात ये है मलिक साहब, खेल हार जीत जो है ना, ये खेल का हिस्सा होती है और इतनी और ट्रेनिंग भी खेल का हिस्सा होती है, ऐसी कोई अजूबा नहीं हुआ। हाँ नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो हार जीत है, ज़ाहिर है किसी एक ने जीतना है, तो हमें अब इस शिकस्त को भुला के ना मलिक साहब, अगले 2 मैच है उसमें हारने का इंतज़ार करना चाहिए। अब हमें उसमें हारने का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन जो बात की ना अमेरिका से, जब हम हारे, आपको पता है अमेरिका की टीम में हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, मुसलमान भी थे, यहूदी भी थे, लेकिन वो एक टीम थे। हमारी टीम में मुसलमान थे सारे और एक नहीं थे। ठीक है ना जी। ये होती है नेशनलिज्म, इसे कहते हैं नेशनलिज्म, कि एक टीम जिसमें मलिक साहब 2-3 हिंदू, 2-3 मुसलमान, 2-3 यहूदी, 2-3 ईसाई। तो सॉरी मैं बात करूं कि इमिग्रेंट है, वो साउथ अफ्रीका का प्लेयर है, वो अमेरिकन नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा। लेकिन अब वो अमेरिका के साथ अटैच है, उसे क्योंकि अपनी रियासत से इतनी मोहब्बत है कि उस रियासत ने उसको इतना कुछ दे दिया है कि अब उसे शर्म महसूस होती है कि वो रियासत के मुफादात पे अपने मुफादात को तरजीह देते। यहाँ 12 मुसलमान थे और 12 के 12 अलग-अलग थे, उनमें इत्तेहाद नहीं था। वहाँ वो सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में इत्तेहाद था। ठीक है,
नंबर 1। नंबर 2 बात ये है, आज मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि टीम में मुझे पता है खराबियाँ क्या हैं और उसका सर्जिकल ऑपरेशन होना चाहिए, तो पहले तो सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब को कटहरे में लाना चाहिए, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए कि अगर आपको ये पता था कि टीम में क्या खराबियां तो आपने वर्ल्ड कप में क्यों भेजा टीम को? बिल्कुल। आपने वो खराबियों को पहले दूर क्यों नहीं किया? करते हुए आप पावर प्ले के सामने क्यों झुके? ठीक है ना? तो ये मुझे तो ऐसा लगता है, वैसे तो हम पूरा मुआशरा डिप्रेशन का हमारा मुआशरा है, ठीक है। कल हम फाइनल हार गए, सेमीफाइनल हार गए न्यूजीलैंड से हॉकी का, फाइनल हार गए हम कतर से वॉलीबॉल का, ठीक है ना। चलो वो बेचारे बच्चे यार फाइनल तक सेमीफाइनल तक तो पहुंचे, इन पे तो अरबों रुपए लगाए हुए आपने, ऐसा ठीक है, और उसके बावजूद आप ये रिजल्ट दे रहे हैं। मैं एक बात आपको बता दूं कि बड़े लोग बड़े क्यों होते हैं। मलिक साहब, इमरान खान अजीम तरीन क्यों था? जावेद मियांदाद अजीम तरीन क्यों था? मियांदाद के मुतालिक ये कहते हैं कि वो मेंटली इतना मजबूत था कि वो सामने वाले को मेंटली शिकस्त दे देता था। दिस इज माय पॉइंट, ठीक है ना, वो इतना मजबूत था। इमरान खान जहनी तौर पे इतना मजबूत आदमी था कि वो सामने वाले उसे जहनी तौर पे नहीं हरा सकते थे, मियांदाद को जहनी तौर पे नहीं हरा सकते थे। और तुम तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं पहली दफा ग्राउंड में। और मुझे मलिक की बात बहुत अच्छी लगी, इसने मुझे आज बड़ी उन्होंने कहा देखो यार आजम खान के खिलाफ आप इतनी बातें करते हो, यार आजम खान टीम पे बोझ तो नहीं है ना, एक गेंद खेली आउट हो गया। मेरा तो हीरो वही निकला है। देखे ना, उसकी जगह जो हम बंदा लेके आए हैं उसने कितनी 24 गेंदों पे कोई स्कोर नहीं किया, तो मेरा तो हीरो वो है ना जो आते ही आउट हो जाए, उसने कहा मैं 24 गेंद। अब इफ्तिखार हार्ड हिटर है, वो 9 बॉल के ऊपर कोई स्कोर नहीं कर सका, 9 बॉल होने के बाद फ्री हिट मिलती है, ठीक है, वो उस पर कुछ नहीं कर सका। हमारा कीपर जो है क्या नाम है उसका, रिजवान इतना सीनियर मोस्ट प्लेयर है, ठीक है, जिस गेंद पे वो आउट हुआ टेक्निकली वो मिड विकेट पे शॉट लग ही नहीं सकती थी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जैसे ये सारे शिकस्त खुर्दा से लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है, और पाकिस्तानी कौम के जज्बात का मजाक उड़ाने के लिए इकट्ठे हो गए। और कल इन्होंने जितनी तकलीफ पाकिस्तान को दी, मैंने कहा अपनी पूरी लाइफ में कभी खेल को इतना सीरियस नहीं लिया, ठीक है ना, लेकिन कल मैंने इसलिए लिया, मैंने बच्चों की आंखों में आंसू देखे, ऐसा ही था, मैंने लोगों के चेहरे के ऊपर तकलीफ और कर्ब देखा, ठीक है। हमारे पास और है क्या यार, ये छोटी छोटी खुशियां ये भी नहीं देते यार तुम हमें। ठीक कह रहे हैं आप। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और वैसे कल सोशल साइट पे किसी ने एक पोस्ट भी शेयर की हुई थी कि हम चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनसे इनका बल्ला छीन लिया जाए। ताहिर साहब वो तो छीन लिया, बगैर बल्ले की खेल है, ये अखलाकन ही आपने बात की। अच्छा वैसे थोड़ा सा 1 मिनट ले लूं, खान की यही टफनेस अभी जेल में भी कायम है, जो मेंटल टफनेस वो है, स्टैंड कर रहे हैं इस वजह से वो। अच्छा कुछ बात करते हैं पंजाब हुकूमत के हवाले से। उन्होंने बगैर किसी सहाफ़ी तंजीम को अपने साथ एतमाद में लिए बगैर एक बिल जो है उसे मंजूर कर लिया। आज उसका गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, सोशल मीडिया पे भी पाबंदी लग रही है, और उसके बाद आज उसका जो गज़ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अमल दरामद तो शुरू हो जाएगा। ये बिल पेश करने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? देखिए अभी तक मेरे लिए इस सवाल में गलती है, आपको मैं थोड़ा तनकीद करूँगा। खुद ही आपने कहा कि सोशल मीडिया जर्नलिस्ट चलाते हैं, नहीं तो ये सिटीजन के हुकूक पे डाका है। ये पहले तो ये क्लियर हो जाए। नहीं मैं दोनों पे बात कर रहा हूं, मैं दोनों पे तरफ आ रहा हूँ। देखिए जब आप हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आप कहते हैं सहाफ़ती तंजीम में क्या है, 5 सफ़े उस पर नाम लिखा है कि नायब सदर ने मजम्मत कर दी। दिस इज़ ए क्वेश्चन ऑफ द सिटीजन ऑफ द पाकिस्तानी शहरी का मसले का सवाल है। अब इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हर बंदा जो 18 साल का है, कानूनी तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसके पास मोबाइल है और इंटरनेट है तो वो सहाफ़ी है या वो सोशल मीडिया है। तो आपने फिर कानून पूरे पाकिस्तानी शहरियों पे लगाया, पहले तो ये क्लैरिटी कर ले। अब कानून है क्या? पहले ये था कि अगर आपने किसी पे, पहले तो पाकिस्तान में ऑलरेडी को 7-8 कवानीन मौजूद हैं, ये तौहीने इज्जत जिसको आप कह लें, किसी ने मेरी बेइज्जती, हम आसान जुबान में बात करते हैं कि आपको ये खुदा का वास्ते ये मान लें पाकिस्तान इतना गया गुआचा मुल्क नहीं है, ऐसी कोई गई गुआची रियासत नहीं जिससे यहाँ पे हर बंदे को दूसरे की बेइज्जती की इजाज़त थी। मुझे ऐसे लगा कि हम कल ही कोई रैशनलाइज हम हुए हैं, हमें आज समझ आइए कि वो हम किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते। पाकिस्तान के कानून में पूरी तरह का एक सिस्टम मौजूद है, इससे पहले मुस्तशरी भी नहीं जाता, उसमें बेइज्जती भी शामिल है, उसमें आपकी कंपनसेशन भी शामिल है। उस कानूनी तौर पे आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी नफसियाती जो तकलीफ हुई है उसके पैसे दो, मुझे जो जज्बाती तकलीफ हुई है उसके मेरे पैसे दो, मेरी जो बेइज्जती हुई है उसके मुझे पैसे दो, सब कुछ है।
सब कुछ है। और आज मैं वजीर इत्तलात को सुन रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि यार सारे दुनिया के मेडल मैं इस बंदे को दे दूँ। वो कह रहा था कि हमने ये इसलिए ये कानून लेके आए हैं कि हमारी जो अदालतें ना, यहाँ पे जो हमारे मुकदमात का सही फैसला नहीं होता, लोग इंग्लैंड में जाकर केसेस करते हैं। यानी कि अपने अदालती निज़ाम को ठीक नहीं किया, एक नया कानून बना दिया। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लास्ट नॉट द लीस्ट, इस कानून में जो नया बदमाशी की गई है ना, जो डंडा चलाया गया, वो ये है कि जो जुर्माना है ना, जो आप अगर जज पे बैठी हैं तो आप ना, आपके पास ये पावर है कि अगर ताहिर मलिक ने किसी की बेइज्जती की और जज साहब कहते हैं इससे 30 लाख लो, 60 लाख लो, तो ताहिर मलिक से पैसे नहीं हम लेंगे। मेरे जो असासे हैं, थैंक टू IT, थैंक टू शनाख्ती कार्ड, वो बता देगा कि इसका घर है, इसकी गाड़ी है, वो आपको 1 मिनट चूचा किए बगैर आपके पैसे भी ले लेगा। ना आप अपील कर सकते हैं, ना आपको वजाहत कर सकते हैं। तो ये सिटीजन के हक पे डाका है, पहले तो ये क्लियर हो जाए। ताहिर साहब, जैसे कहा है कि अभी के इस तरह से ये सिटीज़न के हक पे डाका है, राना साहब, हम ये बातें ज़रूर करते हैं कि जी सहाफ़ियों को आज़ादी हासिल है और जमहूरियत का ये हुस्न होता है कि आप उसमें तनकीद कर सकते हैं। आज का ये जो गज़ट नोटिफिकेशन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर रिएक्ट कर रही है कि जी हम तो इसमें शामिल नहीं हैं, और ये जो तमाम तरह इक़दाम किए जा रहे हैं, इतनी जल्दी इसमें क्यों है, आखिर क्या वजह? देखिए, एक तो एक बात मेरी याद रखिएगा कि तारीख़ में वो अज़मा बुखारी और अतत तारर का नाम हमेशा हमेशा सहाफ़ती ड्रैकुला के तौर पे लिखा जाएगा, ये याद रखिएगा। इन्होंने जो शब खून मारा है सहाफ़त के को कैद करने के नाम पर, और जिस तरह इन्होंने कोशिश की है कि सच का रास्ता रोक लिया जाए, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मर्ज़ी कर लें, ये सच का रास्ता नहीं रोक सकते। ये जिस खौफ का शिकार हैं, इनमें हिम्मत नहीं है सच को फेस करने की, इसलिए भागते हैं। कभी ट्विटर बंद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। बिल्कुल ऐसा है। ये वो लोग हैं जो सच का सामना, क्योंकि ये झूठ के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, ठीक है ना। दुनिया में हर ताकतवर ने फायजा, हर ताकतवर ने, हिस्ट्री उठा लें आप जी, हर ताकतवर ने कोशिश की कि सच किसी तरह रोक लिया जाए, सच का रास्ता रोक लिया जाए। सच का रास्ता नहीं रुकता। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मेरा कल ये लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज होने जा रहा है, और मेरा ये यकीन है कि ये गैर इंसानी कानून उसमें उड़ जाएगा। हाई कोर्ट के खिलाफ फैसला दे सकती है कोर्ट, हाई कोर्ट में उड़ जाएगा। मुझे मेरा यकीन है, क्योंकि मुझे अपनी जुडिशरी पे यकीन है कि वो 24 करोड़ आवाम के इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िंदा है, और ये मेरा यकीन है कि ये उड़ जाएगा। अब आ जाए आखिरी बात सहाफ़ती नुमाइंदों की। कौन से सहाफ़ती नुमाइंदे? कभी इन सहाफ़ती नुमाइंदों की जायदादों का तो जायज़ा लें आप। बिल्कुल ऐसा ही आपको पता चल जाएगा कौन कितना सहाफ़ती नुमाइंदा है। मैं पिछले 35 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ, 5-6 अखबारात का एडिटर रहा, 4-5 अखबार चैनल लॉन्च किए मैंने, ठीक है। मैं तो वहीं का वहीं हूँ। मेरे सामने आने वाले लोग, छोटे छोटे रिपोर्टर और वो सहाफ़ती लीडर बन गए, वो करोड़पति अरबोपति हैं। तो उन्होंने क्यों स्टैंड लेना है भाई? वो उनको तो अज़रबैजान से टोकरियाँ भी आ जाती थी नाश्ते की और फलों की, तो वो क्यों बोलेंगे? और ये सारा कौम का मसला है। मैं आप इस प्रोग्राम में दावे से कहता हूँ कि ये बिल चैलेंज होगा, और ये बिल चैलेंज होने के बाद इस पे अमल होना इतना आसान नहीं है। वैसे तो मलक मुझसे ज़्यादा आइन को पढ़ता है, क्योंकि इंग्लिश ये बकौल इसके मेरी अच्छी है, लेकिन ये आइन को बहुत पढ़ता है। आइन में डेफामेशन लफ्ज़ नहीं है। ठीक हो गया। आप क्या समझते हैं मलिक साहब? पाकिस्तान का आइन है, इसकी भी एक टेक्निकल रीज़न है। हाँ जी, कि ये जो कह रहे हैं कि चैलेंज भी होगा और उसके बाद कोर्ट जो है इसको फारिग कर सकती है इस बिल को ना? देखिए, इसमें थोड़ी सी हमें कुछ सेंसिबल बातें, इससे गहराई में भी जाना चाहिए। किस तरह हो सकता है आप सियासत पे तनकीद ना करें? और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस माशरे में ये कवानीन होते हैं ना फायजा, कोई अकल की भी चीज़ होती है। वहाँ पे जब आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक होता है राइट टू नो, राइट टू नो भी सिटीज़न का होता है। आपके पास ये हक है, अल्लाह ताला ने आपको पाकिस्तान में पैदा किया। मेरी जेब में पैसे होना पर मेरे शनाख्ती कार्ड में लिखा मैं पाकिस्तानी, मैं गलत तो नहीं ना कह रहा। तो हर पाकिस्तानी का ये राइट है कि अपनी रियासत से जाके पूछे कि मुझे बताओ, ये मुझे इन्फॉर्मेशन दो। मुझे पूरा पाकिस्तान ये इन्फॉर्मेशन लेके दिखा दे कि ये फायर वाल वाकई बन रही है कि नहीं बन रही। मैं अब आप दोनों से सवाल करूँ,
अगर बन रही है तो इसके पैसे कितने लग रहे हैं और ये पैसे कहाँ से लिए, मुझे आप ये इन्फॉर्मेशन लेके दिखा दो। मैं अब आपको बीमारी की जड़ की तरफ लेके जा रहा हूँ। देखें जो रियासती होती है ना, वो एक कानून है। अमेरिका में या पाकिस्तान के आइन में भी ये लिखा है, ये भी लिखा हुआ है। अमेरिका में लिखा हुआ है कि राइट टू नो इज ए सिटीजन राइट। अगर आप किसी एसपी के पास चले गए हैं, आप वजीर के पास चले गए एज ए सिटीजन, तो जनाब वो आपको ना नहीं कर सकता। वह क्योंकि ताकत का सरचश्मा वहाँ में। मुझे बता दो यार, राना जनाब ने फरमाया ना 5 दफ़ा आप एडिटर रही हो, 3 आपने चैनल खोले, मुझे एक इन्फॉर्मेशन बता दो जो आपने एज ए राइट अपनी ली हो। हम किस तरह इन्फॉर्मेशन लेते हैं यार? हमें तो रातें जागनी पड़ती हैं, हमें तो ऐसी ऐसी महफिलों पे बैठना पड़ता है कि मैं अगर टीवी पे बता दूं तो लोग हमें क्रिमिनल करार दे देंगे, क्योंकि हमें अगर किसी के साथ जुड़ना पड़ता है, जाती रिलेशन बनाने पड़ते हैं, तब जाके आपको खबर मिलती है, फिर जाके कोई आपको इनसाइड मिलती है। तो जब अगर रियासत आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगी तो मैं स्पेकुलेशन तो डालूंगा, मैं कहीं ना कहीं अपनी कॉमन सेंस निकालूंगा। मैंने आपसे खुल के सवाल कर दिया, मुझे कोई बंदा बता दे कि IMF का असल आपका एग्रीमेंट क्या है। मुझे पूरे पाकिस्तान में मुझे एक बंदा दिखा दे जो आपको दे दे कि दिस इज सी पैक कॉन्ट्रैक्ट, ये पाकिस्तान के साइन है, ये चाइना के साइन है, ये सी पैक हुआ। मुझे एक बंदा बता दे जो, यार आपने तो अभी तक हमुदुल कमीशन रिपोर्ट नहीं लीगल की। बिल्कुल, तो अगर मैं ये कह दूं खुदा ना खास्ता कि वहाँ पे ये हुआ था, तो आप मुझे गद्दार कह देते हैं। तो मेरा जनाब सारा सवाल ये है कि आप भी मुजरम है और आपने मुझे मुजरम बना दिया। हम असल में ये जिम्मेदारी रियासत की थी कि पहले वो मुझे राइट टू नो दे, फिर अगर मैं बकवास करूं, अगर मैं मिसकैलकुलेशन दूं, स्पेकुलेशन दूं, मेरा गिरेबान है, आपका हाथ है, मुझे कोई इतराज़ नहीं। पहले मुझे कुछ दो तो सही यार, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने निकालनी है। मुझे आप किसी से पूछ के बता दें ये फायर वॉल बन रही है कि नहीं बन रही, और अगर बन रही है तो मेरे कितने पैसे लगे। रना साहब, अभी आप हिस्ट्री की भी बात कर रहे थे। देखें, तारीख लिखने वालों ने फिर 2 तरह की तारीख लिखी है, एक वो जो मनपसंद थी और एक वो जो रियलिटी पे बेस करती थी, और आज वो हमारे साथ भी चल रही है। अगर हम बात करते हैं ये फायर वॉल के हवाले से, और अभी तक जो रियासत की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है वो ये है कि जी मनफी प्रोपेगेंडा जिससे रियासत को नुकसान हो सकता है, या हुकूमत के अगेंस्ट आप बात करेंगे तो वो सारे अकाउंट्स जो हैं वो आपके चेक एंड बैलेंस में होंगे, उनकी IDs जो हैं वो आपके सामने होंगी और आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। जनाब, ये जो फायर वॉल की कहानी स्टार्ट हुई है, ये कैसे स्टार्ट हो गई? और जैसे आपने कहा कि जी अता तारड़ साहब हैं या अज़मा बुखारी साहिबा हैं, जो अभी तक की इतलात आ रही हैं वो यही आ रही है कि जी शायद चीन से इसमें मदद हासिल की जा रही है, तो आप इस फायर वॉल के काम को किस तरह से देख रहे हैं? देखें, अकबर आज़म ने ना अनारकली को दीवार में चुनवाया था। ये शुगल आज़म है, इन्होंने 24 करोड़ आवाम को फायर वॉल में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं जी, ठीक है ना। तो इससे ज़्यादा बड़ी मैं नहीं समझता कि कोई हमाकत हो सकती है कि आपने सूरज की रोशनी अगर पसंद नहीं है तो आप सूरज के आगे हाथ रखेंगे तो वो अंधेरा कर देगा। मुमकिन नहीं है ये, बिल्कुल ठीक है ना। आप फायर वॉल बना लें, कोई प्रॉक्सी ले लेगा। अब आपने ट्विटर बंद किया हुआ है तो लोग ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कोई ना कोई तोड़ तो निकल आएगा। लेकिन हम इस बात पे नहीं आ रहे कि हम इस सोसाइटी को इतना ईज कर दें कि ये सोसाइटी फ्रस्ट्रेशन के अंदर आके स्पेकुलेशन में ना चली जाए। उस पे काम नहीं करेंगे हम मारेंगे लेकिन रोने की इजाजत नहीं देंगे। हम तोड़ते गोडा रखेंगे और चीखने की इजाजत नहीं देंगे, ठीक है ना। ऐसा कौन सा खौफ है तुम्हें जो तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो भाई? बिल्कुल ऐसा क्या तुम्हें क्या खौफ आ गया तुम्हारे अंदर कि जिसको तुम कहते हो कि हम किसी तरह छुपा लें? जो इतलात है, मलक तो पूछ रहे हैं ना कि फायरवॉल पे कितने, जो मुझ तक इतलात है कि 40 अरब रुपए लग रहे हैं उस पे। 40 अरब, ठीक है। उस कौम के लग रहे हैं जिस कौम के 3.25 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। बिल्कुल। उस कौम पे लग रहे हैं जिसकी अक्सरियत हेपेटाइटिस का शिकार है क्योंकि उसे साफ पानी नहीं मिलता। उस कौम पे लग रहे हैं जिस कौम के पास ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं है। उस कौम पे लग रहे हैं जिस कौम के ऊपर गर्मी आती है तो उन्हें यह खौफ होता है कि हमने गर्मी से मरना है या बिजली के बिल से मरना है। आप 40 अरब रुपए उसके फायरवॉल के ऊपर लगा रहे हो। और आपने जो कहा कि जी चीन से लेके आ रहे हैं और ये सऊदी अरब में भी मेरा ख्याल है और कतर में भी है, तो वहां तो जमहूरियत नहीं है वहां पे तो तीनों मुल्कों में जमहूरियत नहीं है। इसीलिए तो जमहूरियत नहीं है तो अवाम के हकूक गज़ब हो रहे हैं ना वहां, ठीक है भाई। वो आमरीत भी हमसे बेहतर है। घर बनाओ तो कर्जा, शादी करो तो कर्जा ले लो,
फ्री पढ़ो तो पढ़ लो। अमेरिका, मैं मतलब सच बता रहा हूँ, ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तरह अशिया। आप इस जमहूरियत को ज़रा एक मिनट के लिए भूल जाए, ज़रा वहाँ सिटीजन के लिए ज़रा हकूक निकाल दें, और मुझे एक भी उसमें दिखा दें। नहीं मलिक साहब, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। वो डिक्लेयर करते हैं ना अपने आप को कि हम डेमोक्रेटिक नहीं है, कोई सोशलिस्ट मुल्क है, कोई इस्लामी मुल्क है। हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, नाल इस्लाम भी लाए है, नाल जमहूरिया भी लाए है। मलिक साहब लतीफ़ा सुन ले भाई, एक मिनट। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जमहूरिया पाकिस्तान के आइन में है कि सूद हराम है इस्लाम में, बिल्कुल ऐसी, और हम सूद में कारोबार करते हैं। आइन में लिखा हुआ है, उर्दू हमारी कौमी जबान है, इंग्लिश में लिखते हैं हम, हैं और इंग्लिश में लिखते हैं, और ये लिखते हैं इंग्लिश में हम, बिल्कुल ठीक है ना। आइन में लिखा हुआ है कि शलवार कमीज हमारी कौमी लिबास है, हम पैंट कोट पहनना पसंद फरमाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये जितने लोग हैं इनसे पूछूं, हॉकी कौमी खेल है, जितना बेड़ा गर्क तुमने कौम का किया उतना ही बेड़ा गर्क तुमने उसका कौमी खेल का भी कर दिया। तो ये तो खेल मजाक बना रहे हैं आप पाकिस्तान को। फायर वाल लगा देंगे तो वैसे ही फायर कर दियो, सही कह रहे हैं, ठीक है ना, वैसे ही फायर लगा दो, फायर आग वाली लगा दो, ठीक है। अगर आपने ऐसे करना है तो लाहौर पहले भी तो 3 दफा 4 दफा इसी तरह वो घुसपैठियों के से कहने में जल के बर्बाद हुआ था। राना साहब, ऊपर बाबाए कौम की पिक्चर लगी होती है और नीचे लोग रिश्वत दे रहे होते हैं, और साथ में हदीस मुबारका भी लिख के लगाई होती है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी है। हालात यहाँ पे ये एक छोटा सा, अगर मलिक साहब इजाजत जी प्लीज, फिर ब्रेक पे चलते हैं। मैं ना एक थाने गया तो टिब्बी थाने में को काम था, तो SHO ने कहा कि राना साहब अल्लाह दा शुक्र है ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ खुदा दी कसम इस बाजार दा 1 रुपया नहीं लेके जाता कार। सही। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कि यार वाह, मैंने उसे सलूट किया, मेरा दिल क्या मैं यहाँ पपी ले लूँ उसकी। बाहर निकला एक पुलिस वाला मेरे पीछे आया, कहता सर जी गल पूरी सुनिया करो। मैंने कहा क्या? कहता वो कह रहा था मैं 1 रुपया इस बाजार का नहीं ले जाता, ये शाम को पैसे इकट्ठे करके मुझे देता है, कहता है जा किसी और बाजार से ये चेंज करके ले आ, इस बाजार के पैसे नहीं ले जाने मैंने। मतलब हम लोग असूल के अंदर देखो कहाँ खड़े हैं। सही बात है। असूल की बात की जा रही है यहाँ पे, वक्त तो चलता है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद इशू का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं इमरान खान साहब के हवाले से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उन्हें मशवरा दिया गया है। चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि मैं आपको मशवरा दे रहा हूं कि आप तमाम तर लोग इकट्ठे हो जाएं और अपने सियासी जो मामलात हैं इनको हल किया जाए। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का ये कहना है कि ज़रूर मैं चाहता हूँ कि सियासी अदम इस्तेकाम भी ख़त्म हो, मईशत भी ठीक हो, लेकिन उससे पहले आपको 9 मई के जो तमाम तर वाक़यात हैं उसमें फ़ेयर ट्रायल भी करना होगा। और मज़ीद उनका ये भी कहना था कि मैं किसी ताकतवर हल्के से बात करना चाहता हूँ और किसी संजीदा शख्सियत से बात करना चाहता हूँ। इसी के साथ साथ आज जब 190 मिलियन पाउंड केस के बाद जब उनसे मीडिया ने गुफ्तगू की तो कुछ सहाफ़ियों ने सवाल पूछे कि आप क्या चाहते हैं, जिसमें उन्होंने बड़ा ओपनली कहा कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। और उन्होंने ये भी मज़ीद कहा कि इस वक्त मुझसे नैब को भी और FIA को माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने मेरे खिलाफ जिस तरह के मुकदमात बनाए हैं, साइफर के हवाले से भी उनका मौक़िफ़ था। मज़ीद जब उनसे ये कहा गया कि माजी में तो आप कहा करते थे कि हमूदुर रहमान कमीशन की बात ना की जाए, और जब नवाज शरीफ बात किया करते थे तो आप कहते थे ये बात गलत है, लेकिन आज इसके जवाब में बानी तहरीक इंसाफ का ये कहना था कि मैंने बाकायदा वो रिपोर्ट पढ़ी है और इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, और मेरा जो तमाम तर सोशल अकाउंट्स हैं, मेरे जो ट्विटर को हैंडल किया जा रहा है, मैं अपने वकला से बात करता हूँ, मुशावरत के बाद तमाम तर चीज़ें आगे जाती हैं। अब एक तरफ पे बानी तहरीक इंसाफ की ये स्टेटमेंट और दूसरी तरफ पे असद कैसर साहब ने आज असम्बली में ये बात की है कि जी हमारे खिलाफ मज़ीद नई कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं, नए मुकदमात बनने जा रहे हैं। राना साहब, अगर हम बात करते हैं इस वक्त सिचुएशन के हवाले से, तो पॉलिटिकल सिचुएशन जहां पर एक तरफ पर नो डाउट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो बड़ी ही बात करती है कि जी हम चाहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, मसाइल का हल होना चाहिए। बानी तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि मैं किसी ताकतवर और संजीदा शख्सियत से बात करने में इंटरेस्ट रखता हूँ अगर हालात ठीक करने हैं। असद कैसर साहब कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ नए केसेस बन जाएंगे, नई कार्रवाइयाँ होंगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इतनी परेशानियाँ या इतनी तमाम तर चीज़ें क्यों क्रिएट की जा रही थी, पाबंदियाँ क्यों हैं? आज का एक लतीफ़ा सुन लें कि उमर अयूब साहब एक अपनी अदालत में पेशी के लिए गए जी, तो उनको जाने ही नहीं दिया गया, और जब वो अंदर नहीं जा सके तो अदालत ने उन्हें उनकी जो ज़मानत थी वो कैंसिल कर दी। ठीक है। फिर कल कहीं अमेरिका में शहबाज गिल ने मेरा ख्याल कोई किया है जैसा, तो आज इतलात ये हैं कि जी उनके भाई को उठा लिया गया। पंजाब हुकूमत की खुसूसी गाड़ी के अंदर प्रिजनर वैन में जो है सनम जावेद को लाया गया
उसके घर के बाहर, ठीक है, फिर उसके सामने घर के अंदर जो कुछ भी करना था, तोड़ फोड़ ये वो सारी की उसे दिखाया गया, ठीक है। मशवानी के भाई अभी तक नहीं पता चल रहा, ठीक है। बात ये है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अगर किसी ने जुर्म किया है ना, मैं तो अपनी रियासत के साथ खड़ा हूँ, तो आप उसे सज़ा दे दें। ये जो खींचा तानी घसीट के लाना और घसीटना और ये करना, आप इससे क्या दुनिया को मैसेज दे रहे हैं? मैं तो समझता हूँ कि शहबाज शरीफ की हुकूमत रोज़ एक्सपोज होती है, उसके जो जमहूरी उसका अमल है, उसकी असल शक्ल रोज़ाना लोगों के सामने आती है। रोज़ पता चलता है कि ये वो लोग हैं जो अपने मुखालफिन के साथ मुझे तो यहाँ तक इतलात है कि ये जो ख़वातीन हैं, जब इनके साथ कुछ होता है तो फिर कहीं इतला दी जाती है कि आज हमने ऐसे किया, फिर किसी की आत्मा को शांति मिलती है, वो सुकून मिलता है, उसे ठंड पैती है उसे कि अच्छा ठीक है, आप बहुत रगड़ा लगाओ, ठीक है। पंजाब की काला तरीन शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पहुँच गई, ठीक है। तो अगर आपने नफरत की सियासत करनी है, बदले की सियासत करनी है, तो एक बात मेरी याद रखिएगा, कानून फितरत है कि ये जो चीज़ें हैं ना वो तब्दील होती रहती हैं। मैं डॉक्टर इसरार साहब का एक क्लिप देख रहा था, तो उसमें वो बड़े दुखी दिल से किसी के लिए कह रहे थे कि वो मुझ पे तुम इस तरह इल्ज़ाम लगा रहे हो, और वो आप दीदा होकर हाथ रखा और उन्होंने इंग्लिश में जुमला कहा कि टेबल विल बी टर्न, ठीक है। तो वक्त बदल जाता है, सारी ज़िंदगी की ताकत नहीं रहती, बादशाही सिर्फ अल्लाह की है। फिर आप तारीख़ के कटहरे में खड़े होते हैं, फिर आपके साथ जो कुछ होता है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं ज़्यादा इसे इसलिए नहीं कहना चाह रहा कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से शायद बात करना भी एक जुर्म है। ठीक है ताहिर मलिक साहब, वो न्यूटन का एक थर्ड लॉ जो हमने अपनी फिजिक्स की बुक्स में पढ़ा था, आई थिंक 9th में या 8th में होता था कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इस वक्त अगर हम उसे पॉलिटिकली जो इस वक्त जो हालात बने हुए अगर उसमें भी रख कर देखा जाए, तो इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मज़ीद कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, और आज खुद इमरान खान भी कह रहे हैं कि जी फेयर ट्रायल तो कर दें जनाब, अगर बेशक मुकदमात बना दिए हैं, ट्रायल तो फेयर होना चाहिए। और जिन चीज़ों की तरफ अभी राना साहब भी हाईलाइट कर रहे हैं कि इस तरह से लोगों को गिरफ्तार कर देना, फिर उसके बाद घर वालों के सामने तशद्दुद या सब कुछ जो तमाम तरह पिक्चर्स हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, खां बड़ा एक मुश्किल में है। एक तरफ वो हीरो है, वो एक ऐसा हीरो है जो राणे ने जो क्रिकेट में उसकी क्वालिटी बताई है, आया मैं खुद उसका मुतासर हूँ। मतलब वो एक जेन्युइन हीरो है। हीरो से जेन्युइन मतलब है कि वो प्रेशर नहीं लेता, वो जो समझता है वो कर रहा है। अब पॉलिटिक्स की साइंस हो रहा है। अब खां, मेरा ख्याल है खां अपनी ही कैद का कैदी हो गया है। अगर वो अपना जो खान है उससे बाहर निकले, वो लचक में जाए, तो लचक, जब आप पावर से लड़े होते हैं ना, तो फिर उसमें एक मॉडल है नवाज शरीफ मॉडल। नवाज शरीफ मॉडल है कि मैं भाई अपना छोटे भाई को नाश्ते के टाइम बता दी कि मैं और चलना गुजरा ले, तो मैं 3-4 करने लगा हूँ बड़ी आला तकरीरें, तो तू परसों जाकर छोटा भरा बन जाना। तो ये तो मॉडल, इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो जो छोटा भाई वज़ीर आज़म है, सारा अपनी औकात भी पता है। तो पॉइंट ये है कि या तो आप इस तरह चलें कि एक नवाज शरीफ और एक शहबाज शरीफ। मुझे लगा कि पीटीआई में जो मार पड़ी है ना, कुरैशी साहब का ये रोल किसी ज़माने में साल पहले सोचा गया था, और कुरैशी ने थोड़ी कोशिश भी की, मगर खां एक तो इतना डोमिनेटिंग है, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को उसके नीचे कोई सर्वाइव ही नहीं करता। मतलब देखना, मरवत आया ख़त्म, ठाठ। अगर थोड़ी सी गौर करें ना, जो न्यूट्रली आप छोड़ दें, आप अगर पीटीआई की हमायत करते हैं मुआल, आप देखिए इतने लोग आते हैं, बुलबुले होते हैं, एकदम गुम हो जाते हैं, आते हैं गुम हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि खां इस चीज़ को, इस लचक को नहीं समझ सका। मेरी आपने कोई सवाल मेरे से किया, अब खां इस चक्कर में फंस गया हुआ है कि मैं तो हीरो हूँ, और वो है मौला जट, वो गंडासा नहीं छोड़ सकता, वो लुहान हो जाएगा, मर जाएगा, वो नहीं छोड़ेगा, और उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। जो उसका इमेज है, वो एक ग्रीक गॉड है, वो एक देवता है, वो मर सकता है, वो इसीलिए वो उसने खुल के कहा, उसने कहा बात करनी है। मैं आपको अंदर की 2 बातें बता दूँ, 2 दफ़ा कहीं ये चक्कर चला, उसने 2 मुतालबत किए। उसने कहा फेयर ट्रायल करो, मेरे यहाँ मैंने वापस दो, ये सारा 45 मेरा सही करो, तो मैं मेरे से बैठ जाओ, मतलब मेरी हुकूमत बहाल करो, मुझे करो। तो वो हमारे बारे में नहीं है, उस बारे में इसलिए नहीं है, मैं अब आपको कहीं से कहीं वो लेके चला हूँ, वो बारे में इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान की जो रियासत की शिफ्ट है, हुकूमत और रियासत एक पेज पे है, जिस तरह इमरान खान और बाजवा एक पेज पे थे, अब ये पेज आ रहा है चाइना। चाइना से पेज से मुराद ये वॉल
ये सोशल मीडिया का कंट्रोल, ये मैस मीडिया जिन्हें किसी ज़्यादा सन तिन्ना नहीं पता, इसमें बहस की जरूरत नहीं है। तो जो जहाँ आपका मैस मीडिया चला गया, जहाँ आपका सोशल मीडिया चला गया, पॉलिटिकल कल्चर भी चाइना आदि नहीं इस तरह की चीज़ों को कि जो अपोजिशन ये होगी फलानी, वो कहते हैं भाई सीधी सी बात है, कम्युनिस्ट जो पार्टी है, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है, वो एक उसमें से सदर वज़ीर आज़म निकाल देते हैं, वो अंडर दी अम्ब्रेला काम करता है पार्टी। तो पाकिस्तान कोई गुज़श्ता 5-10 साल से मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस स्टडी कर रहा हूँ, पाकिस्तान आहिस्ते आहिस्ते चाइनीज़ मॉडल पे जा रहा है। पाकिस्तान का मॉडल है सोशल मीडिया कंट्रोल, मैस मीडिया कंट्रोल और कंट्रोल पॉलिटिक्स। वो इमरान खान के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर रही, ये इशू है। ठीक हो गया। राना साहब, मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं और गवर्नमेंट ने तो ये कहा है, चले लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही है और अगर उन्हें प्रैक्टिकली करने पड़ जाते हैं ये मुज़ाकरात, एजेंडा क्या होगा? एजेंडा तो बानी तहरीक इंसाफ ने तो अपना बता दिया एजेंडा, देखिए, और वो क्या ताकतवर बैठ जाएंगे? मैं अर्ज करूं कि इमरान खान ने जो मुतालबात रखे हैं, क्या उसमें ये मुतालबा रखा है कि मुझे रिहा करो? नहीं। क्या ये कहा है कि मेरे खिलाफ केसेस ख़त्म कर दो? नहीं। क्या ये कहा है कि मुझे आप बाहर निकालें, बीमारी के बहाने पे किसी हॉस्पिटल में रखें एसी शेसी के अंदर? उसने अपने लिए कुछ मांगा है? नहीं। फेयर ट्रायल की बस बात वो तो कहता है फेयर ट्रायल कर लो। वो तो कहता है कि जो इलेक्शन है उसके भी दूध का दूध पानी का पानी कर लो। वो अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब लतीफ़ा सुने, रावलपिंडी की तीनों सीटों पे जब ये कंफर्म हो गया कि ट्रिब्यूनल ने ये फॉर्म 47 वालों को फारिग कर देना है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दी। इलेक्शन कमीशन ने उस पर उनको कहा कि ठीक है, ये ट्रिब्यूनल जिन पे आपको यकीन नहीं है इनको हम ख़त्म करते हैं और नए आपकी मर्ज़ी के बना देते हैं। ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसने ऑन रिकॉर्ड मुस्लिम पीटीआई की किसी एक दरख्वास्त के ऊपर पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दिया। ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसने आज तक नून लीग की किसी एक दरख्वास्त के ऊपर नेगेटिव रद्द अमल नहीं दिया। ठीक है, तो अगर आपने ये सिस्टम ही ऐसा बनाना, चीन में अगर इंसानी हकूक के है ही नहीं और आपने भी ऐसे ही करना है तो कर लो, ठीक है। लेकिन ये कि मैं जाती तौर पे मेरे मुंह से कोई ऐसे निकलने लगा था कि भी कहा जा रहा है चले ले लें, लेकिन बस मैं इतना बता दूं कि अहमदीनजाद ने भी सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने के दरख्वास्त दी थी, वो रिजेक्ट कर दी है। उन्होंने कहा एक दफ़ा आप बन गए बस काफ़ी है। यहाँ पे जो 3-3 दफ़ा बन के 7-7 दफ़ा वज़ीर आला बनने वाले, उन्होंने चैन नहीं आ रहे हैं। पता नहीं खबरें केड़ी तरक्की रह गई है जिड़ी उन्होंने चौथी दफा बन करके कर ली। जी, लेट्स सी, देखते हैं। इस बानी तरीके इंसाफ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात वो करना चाहते हैं लेकिन ताकतवर और संजीदा लोगों के साथ करेंगे। आखिर ये हो सकते हैं, नहीं हो सकते? यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज़ को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं बजट के हवाले से। आइंदा बजट कैसा होगा, क्योंकि IMF ने अपनी शराइत तो बता दी और हुकूमत ये कह रही है कि जी बजट हम पेश नहीं कर रहे, क्योंकि IMF ने हमें बता दिया है कि ये तमाम तर चीज़ें होंगी और उसके बाद आप अपना बजट पेश कर सकते हैं। और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक कि आइंदा बजट के अंदर जो है 2000 अरब के करीब जो है वो नए टैक्स लगाए जा सकते हैं। एक आम बंदे को रिलीफ किस तरह से मिलेगा? तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने इंतखाबी मंशूर में तो ये बात ज़रूर कहती हुई नजर आई और जलसों में तकारीर करती हुई नजर आई कि हम सब्सिडी भी ख़त्म कर देंगे और एक आम आदमी को रिलीफ भी देंगे। बिलावल साहब भी ये बात करते थे, मरियम साहिबा भी ये बात करती थी और इसी के साथ साथ शहबाज शरीफ साहब भी ये बात करते थे। लेकिन वो रिलीफ कहाँ चला गया? क्या एक आम बंदे को मिलेगा, नहीं मिलेगा? दूसरी तरफ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत खुश है जी, क्योंकि दौरा चीन मुकम्मल हो चुका है और उनका ये कहना है कि वहाँ से बहुत बड़े लेवल पर सरमायाकारी आ रही है। इस बात पर सेलिब्रेट किया जा रहा है और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि SIFC का जो इजलास यहाँ पे हुआ था इससे भी सरमायाकारी आएगी। तो मलिक साहब की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि मलिक साहब, पहले तो बजट पे बात करते हैं, ये दौरा चीन पे इतनी सेलिब्रेशंस की जा रही हैं कि जी बहुत बड़ी बात होगी है, वहाँ से बड़े लेवल पे सरमायाकारी आ रही है, हमारे मुआहदे हो चुके हैं, नून लीग बहुत खुश है। देखिए, आप माने या ना माने, यहाँ पे जो हुकूमत की स्ट्रेंथ है ना वो होती है कि एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ कितने आप उससे फासले पे हैं। तो उसके बानी अपने खान साहब भी थे, 1 पेज का जो लफ्ज़ आया था कि मैं और बाजवा एक ही पेज पे। तो मेरा आज ये चाइना में जो अचीव हुआ है उसमें एक चीज़ तो अचीव हो गई ना। नॉर्मली दुनिया में जितने भी वज़ीर आज़म जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो कभी नहीं होता कि उनके साथ आर्मी चीफ जाए। पहले तो अगर वो जाते ही बहुत काम है और जाए, ये कभी नहीं हो वो साथ बैठे। अब वो उसकी वजह है कि अगर आप वज़ीर आज़म बैठेगा तो उसके साथ कौन बैठेगा? आपका नायब वज़ीर आज़म जो वज़ीर ख़ारजा भी है। फिर आपकी जो प्रोटोकॉल में वज़ीर दिफा आता है वगैरह वगैरह, वो लंबी बात हो जाएगी। तो वो मैसेज उन्होंने बीजिंग से
खान साहब को जेल में दे दिया कि जब प्राइम मिनिस्टर के साथ आप वज़ीर-ए-आज़म और सदर चाइना से मिल रहे हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ आर्मी चीफ का मतलब है, अब इससे ज़्यादा मैं आपको खुल के नहीं समझा सकता कि मैसेज ये गया कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सेटअप है ये यही और ऐसे चलेगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि आपका जो मीडिया का कॉन्सेप्ट है, जो कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है, जो सियासत का कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है, वो क्योंकि अब आप शिफ्ट कर रहे हैं अमेरिकन माइंड से। आपने 70-75 साल वेस्टर्न लिबरल गेम खेल लिया जी, वहाँ पे मीडिया का लफ्ज़ होता है, वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ होती हैं। चाइना का डिफरेंट माइंड सेट है और चाइना को एक सबूत भी ये चाहिए किसी सतह पे, मैं तरीके से बात करना चाह रहा हूँ कि उनका ख्याल है 3.5 साल हाँ के दौर में CPEC के साथ अच्छा नहीं हुआ, अच्छा सलूक नहीं हुआ। और आपने पूरे चाइना में इस वक्त जाके एक ही काम किया, हाथ जोड़ कर उनको समझाया कि जनाब साढ़े बाप दी तोबा, एक तो आपको 100% सिक्योरिटी देंगे, सिक्योरिटी के लिए आर्मी चीफ साथ किया कि गारंटी ये है कि आप वहाँ पे सेफ हैं, आप सेफ हैं। और जो हमारे केसेस हैं, वो जो आपके CPEC के पैसे थे वो जो आप लगाएं, क्योंकि अगर किसी को शायद ये अंदाज़ा नहीं, हम शोर डालते हैं IMF, पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा लोन जिस मुल्क का देना वो चाइना है। अगर चाइना आपसे अपने पैसे मांगेगा तो फिर बहुत बड़ा क्राइसिस है। और चाइना वाले करते हैं रोल ओवर। चाइना वाले बड़े समझदार हैं, आपको 15 रुपये दे दिए, आप फिर रोने तो जाते कहते ठीक है 15 अगले और महीने के लिए रख लो। भी उन्होंने तो सूद ही लेना है, पॉइंट समझे ना। मैंने आपको 3,000 रुपये दे दिए हुए हैं, एक तो मेरा एहसान आप पे चढ़ा, मेरा क्या है, मैंने तो सूद ही लेना है। तो वो आपसे सूद लेते जा रहे, कहते ठीक है भाई रोल ओवर कर लो। तो अब ये तो है आपका पॉलिटिकल गेम। और उसका एक इफेक्ट ये है कि मोदी ने उसका गुस्सा ये निकाला है कि आपके चाइना की तरफ जाने से। मोदी ने जो तस्वीर उतारी, उसके साथ नेपाल है, उसके साथ श्रीलंका है, उसके साथ मॉरिशस है, ऐसे मुल्क हैं जो मैंने नक्शे में नहीं देखे, जो रीजन के जिसको हम सब उसमें सिर्फ 2 मुल्क नहीं है, एक पाकिस्तान और एक चाइना। तो इस वक्त जो ये रीजन है ना, ये रीजन बिल्कुल वेल डिफाइन हो गया। चाहे इंडिया ने क्लेम कर दिया कि हम इस रीजन की पावर हैं, और उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चे, सबसे पहले उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल बांग्लादेश को दिया, नेपाल को दिया, भूटान को दिया, पाकिस्तान चाइना एक साइड पे, इंडिया एंड बाकी कंट्रीज अदर साइड। तो इसका आपकी PTI की पॉलिटिक्स में बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि रियासत इस वक्त चाइना की तरफ जा रही है, तो PTI के लिए स्कोप नहीं है। रियासत चाइना की तरफ जा रही है, PTI के लिए स्कोप नहीं। और इससे पहले हम ब्रेक पे जाने से पहले भी ये बात कर रहे थे कि पाबंदियाँ मज़ीद लग रही हैं। इस वक्त होने क्या जा रहा है राना साहब? एक तरफ पर हम बजट की भी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पर मुस्लिम लीग नून भी खुश है, और जैसे उन्होंने अभी हाईलाइट कर दिया कि हमने देखा कि जो तकरीब हलफ बर्दारी थी नरेंद्र मोदी साहब की, तो वहाँ पे वाकई में पाकिस्तान और चाइना तो थे। अच्छा नहीं, उसमें देखें, एक तो ये मलिक साहब बार बार कहते हैं ना कि इमरान खान के दौर में CPEC पे काम नहीं हुआ, तो ये भूल जाते हैं कि 2 साल तो कोविड था और पूरी दुनिया के अंदर ही कोई काम नहीं हुआ था। 3.5 साल की हुकूमत में 2 साल तो कोविड रहा उसके, बिल्कुल ऐसे ही था। तो कोविड में कहाँ से काम होता, और पूरी दुनिया में नहीं हुआ, लिहाजा वो खाते एवं पा देंगे ने, ठीक है ना, क्योंकि होर लभदा नहीं कहते पा दियो कि जी CPEC से अब कितना काम हो रहा है। अब तो वो कह रहे हैं हम फेज 2 में चले गए, ये नून लीग कह रही है। चले सुन, और अगले सुन लें कि ज़रा रेशो निकाल लें कि इमरान खान के दौर में चाइनीज़ इंजीनियर्स पे कितने हमले हुए और अब कितने हुए। बिल्कुल, अभी तो रिसेंटली भी हुआ है, आपको पता चल जाएगा बडग्राम में, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, हमारे दोस्त हैं आज़म चौधरी साहब, वो चीन गए थे, तो उन्होंने वहाँ चीनी ऑफिशियल से ये सवाल किया था कि क्या इमरान खान के दौर में CPEC पे काम रुक गया था, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोविड की वजह से काम रुक गया था, तो पूरी दुनिया में रुक गया था, लेकिन इमरान खान ने इंटेंशनली CPEC का काम नहीं रोका। ये बात आज़म चौधरी साहब ने मुझे नाचीज़ को बताई कि मैंने चीन में जाके ऑफिशियल से गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी बता रहे थे, मैंने अच्छा प्रोग्राम नहीं देखा। अच्छा, दूसरी बात ये बात कह रहे हैं ना कि इमरान खान की पहली दफ़ा हुआ कि उन्होंने कहा कि फ़ौज और एक पेज पे हैं। मैं 35 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, ये मैंने हर हुकूमत में सुना है कि अस्करी और सियासी क़यादत का मुतफ़िका फैसला, बिल्कुल ठीक है ना, बयान देने की ज़रूरत भी मैंने ये कोई एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा सुना है, ठीक है। 1 पेज का लफ्ज़ खान साहब नहीं मैं अच्छा, अब ये कि मैं अभी आज जाके अखबारात तलाश करूंगा और मैं वो ला के दिखाऊंगा जिन अखबारात में नवाज शरीफ की हुकूमत में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में लिखा है कि इस मामले पे सियासी और अस्करी क़यादत एक सफ़े पे, वो सही ठीक है ना, वो मैं दिखा दूंगा। दूसरी चीज़ ये कि ये भी हुआ है कि सियासी हुकूमतों ने तो यहाँ तक कहा कि अगर हमें 100 दफ़ा मौका मिले तो हम 100 दफ़ा इनको सदर बनाएंगे। मेरी जिंदगी में मौका मिले, परवेज इलाही साहब ने कहा, ठीक है ना, अब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये मेरे रूहानी बाप हैं, ठीक है ना, और मैं तो इनके ही भजन गाऊंगा, ठीक है।
आप नहीं कहेगा कि वो पीटीआई में गए। अच्छा जी, एक और सुन ले मेरी बात, आखिरी बात सुन ले, आखिरी बात सुन ले। अगर इस सारी गेम के पीछे ये कॉन्सेप्ट बन गया कि चीन इस सारे मामलात के पीछे खड़ा है, तो चीन अवाम के अंदर अपने खिलाफ वो नफरत पैदा करेगा जो पाकिस्तानी अवाम अमेरिका से करते हैं। अच्छा जी, बात करते हैं कि मलिक साहब, तो बजट जो आने जा रहा है ये क्या हो रहा है जनाब? वो कह रहे हैं कि टैक्स जो है वो 2000 अरब तक मजीद लगाए जाएंगे, तो वो सब्सिडी ख़त्म करनी थी, बिजली फ्री देनी थी, इतने यूनिट फ्री, तो ये सब कुछ वो कहानियां कहाँ गई? तो हमने यकीन कर लिया? नहीं, मैंने तो नहीं किया जनाब। तो एक आम बंदे, एक आम बंदे खत्म कर, आपने यकीन कर लिया। पहले तो मेरा थोड़ा सा अपनी भी नहीं सर, नहीं सर, अच्छा मैं ख्वाब नहीं देख सकती। अब 2000 की आपने मुझे बात की है ना, मैं कोई मतलब कि कितने मेरे लिए कितने तेरी सुना, मेरी क्या औकात है? आपके वजीर ख़जाना रहे हैं हफीज़ पाशा साहब, मैं उनको कोट करने लगा हूँ। मैंने खुद उनके इंटरव्यू किए, किसी ज़माने में वो 2000 अरब बोलते थे, क्योंकि हमें काफ़ी देर होगी, अब वो 4500 यानी कि 4500 अरब पे चले गए। वो कह रहे हैं कि आपकी जो अशराफिया है, जिसको आप हुक्मरान तबका कहते हैं, इनकी मरात, इनके जायज़ चीज़ों की मैं बात नहीं कर रहा, आप इनकी सिर्फ मरात जो गैर ज़रूरी चीज़ें, जो सिर्फ अयाशी जिसको कह लें, चले अयाशी ज़रा हैवी वर्ड है, मरात पे हम रहते हैं, अगर आप इनके प्रिविलेजेस वापस ले लेना तो कितने पैसे बचते हैं? 4500 अरब रुपया, और आपने तो शो डाला हुआ 2000 अरब का, तो मैंने आपको 2500 अरब मजीद दे दी है बजाय आपसे 2000 लेने के। अगर आप ये हमारी मुस्लिम लीग वाले जो अगर ये इंसानों की तरह अगर बात करते हैं कि हमने अवाम अजीज है, अगर अवाम अजीज है तो ये मराद ख़त्म करो। 4500 अरब की मैंने बात किया। मैं अब आपको बताऊँ होने के जा रहा है इस बजट में। देखिए इस बजट में सिर्फ होने हैं साइन पाकिस्तान के, ये लिखा जाना है IMF का, क्योंकि आपने उनसे लेना कर्जा, तो उन्होंने कर्जे के साथ आप यहाँ की तो इतनी हमारी इंटेलेक्चुअल हम इतने नीचे चले गए कि हमारे मजाक में जो हमारे हुक्मरान है वो कहना शुरू हो गया, अब किसी जोगे नहीं रहे कि हम अमेरिका से इसलिए रहे हैं जी कि हमने IMF के पैसे लेने थे। तो मैंने भी पूछा उन इंडिया को कर्जा लेना जी, वो हालैंड से भी रहे थे, उससे भी पैसे लेने हैं, अमन की आशा चलाना चाह रहे हैं, हम उस सतह पे चले गए। अब जो असल में पॉइंट देना चाह रहा, अब जो लड़ाई हो रही है, उन्होंने कहा जी खाने पीने चीज़ों पर टैक्स लगाएं। देखिए एक आम बंदे को कोई इस हमारी इंग्लिश ये सब्सिडी ये इस तरह की चीज़ों से कोई गर्ज नहीं। उस बेचारे के छोटे छोटे मसले हैं, उसका मसला है दूध में ले आऊँ, दही ले आऊँ, आटा ले आऊँ, रोटी ले आऊँ, साबुन ले आऊँ। अब मैं आपको ये है असल खबर, अगर आप उस पर 17% या 10% लगाते हैं, आप खुद ही सोचें, राने का तो ज़्यादा मेरे से एक्सपोजर है, जो गरीब मजदूर है जो 35,000 25,000 32,000 कमा के 4 बच्चों को पाल रहा है, जब वो आटा लेगा 100 रुपये का तो साथ उसको पता लगे, उसको तो समझ भी नहीं आनी बेचारे को, 20-17 रुपये उसके सेल्स टैक्स के। जब वो दही लेगा, चलो डिब्बे वाला तो समझ आती थी, जब वो राजे दही वाले के पास जाएगा तो वो कहेगा भाजी 100 रुपये का दही 7 रुपये का टैक्स है। तो आप अब इमेजिन कर लें ये क्या होने जा रहा है। राना साहब, रियासत के प्रोटोकॉल्स अगर देखा जाए और अगर इनकी तमाम तर लवाजमात को देखा जाए तो ये कहीं से लगता नहीं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो मकरूज़ है, इसे कर्जे चाहिए, लेकिन अगर आवाम की तरफ देखा जाए तो तस्वीर तो कुछ और ही नज़र आ रही है। ये तजाद कैसे ख़त्म होगा कि प्रोटोकॉल्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं, कहीं पे गाड़ी के टायर तब्दील करने के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाते हैं, कहीं पे पेंट पसंद नहीं आता तो फिर दोबारा से शुरू हो जाता है, तो एक आम बंदे का क्या होगा? आप भूल गई कि जाती उम्रा की प्रोटेक्शन के लिए भी पता नहीं कितने करोड़ रुपए मांगे गए जी, ठीक है ना। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस मसाइल का सिर्फ एक हल है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दें। वो याद है आपको, वो आए थे कि पाकिस्तान के मसाइल की कुंजी मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास बयानिया था, और मैं तो इतना खुश हुआ था कि मैंने तो अपने घर के ताले सारे खोल के कहा था कि मियाँ साहब को दे दूंगा कि कुंजी उनके पास जी, मुझे क्लोजिंग पे जाना है, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि आप उन्हें बना दें और इसहाक डार को बना दें वजीर आजम, क्योंकि ये तो दोनों यही कह के आए थे कि पाकिस्तान के मसाइल का हमारे पास है, तो उन्हें पेश कर देना चाहिए। यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ताहिर मलिक को, इसाराना को और फायजा बुखारी को कल तक के प्रोग्राम के लिए जा दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।